जय हिंद फ्रेंड। क्लास 9th का जो अभी जियोग्राफी का आपका चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको मिला था, उसमें लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने को है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं, उसको हम देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर अपना। तो आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से अभी कॉन्सेप्ट, कौन सी टॉपिक अभी बची हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे इस भारत देश में हमने क्या क्या यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, तो हम देख चुके हैं कि इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। आप लोग सब कमेंट करते चलिए, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है और इसका जो जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, ये सब आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसमें अब हम लोगों को देखना है क्या क्या अभी बचा हुआ है। सबसे पहला मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा देखिएगा ध्यान से कि एक क्वेश्चन किस तरीके से इस पे आते हैं कि हमारा भारत देश जो है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल में हम बात किए थे कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो इसका क्या है, ये इसका टोटल क्षेत्रफल है। लेकिन हमने आपको बताया है कि यहाँ जब हम विस्तार देखते हैं तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और यहाँ जाएगा ये कितना, तो 35 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये कितनी है, तो ये हमने आपको बताया है, ये दूरी जो है ये है 3214 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी की अगर हम लोग बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक ना, ये 3214 किलोमीटर और इधर है 2933 किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि लगभग अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ 97 से लेके यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो हम जब देखेंगे अगर डिग्री में, तो लगभग ये यहाँ भी 30 डिग्री दिख रहा है और यहाँ इस तरीके से भी 30 डिग्री। तो दोनों लगभग जो है लंबाई और चौड़ाई इसके 30 डिग्री के आसपास है। फिर क्या रीज़न है कि ये जो है यहाँ पे 2933 किलोमीटर आ रहा है, जब यहाँ हम इस तरीके से इसकी चौड़ाई देख रहे हैं और लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हम देखते हैं तो एक जैसी रहती है, तो हो जाता है 3214 किलोमीटर। लेकिन जब यहाँ हम इस तरीके से देखते तो ऊपर जो है ज़्यादा मोटा है, नीचे संकरा होता चला गया है। तो इस कारण से यहाँ का जो ऐसा ये जो निकाला जाता है इसकी दूरी, तो इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा कम रहता है। अब डिग्री में तो लगभग ये 30 डिग्री के आसपास है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जब भारत का यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे है गुजरात, तो बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं तो सूर्य उदय होता है, सूर्योदय यहाँ होता है, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में, लोहित जिला है। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा क्योंकि यही जो है सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो इसी कारण से तो हम देखेंगे कि ये जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, जो जिसे हम नाम देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है लोहित जिला। ठीक ना, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जब दूरी 30 डिग्री की है
तो सूर्य को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ के लिए हम आपको बताते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है मोशन ऑफ अर्थ। और मोशन ऑफ अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की गतियां। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ में कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक ना। ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ पे हो गया हमारा सूर्य, ठीक। इसको हटा देते हैं अभी। यहाँ पे हमारा सूर्य है। तो पृथ्वी की जो गति होती है वो दो तरीके से होती है। एक गति तो इधर होती है जो रोटेट करता है, केवल रोटेट का मतलब होता है घूर्णन करना। जैसे इस तरीके से केवल हम ऐसे घूम जाएं तो क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा, इसको हम दिखाते हैं कि ये एक मार्कर और ये दूसरा मार्कर। जब ये इस तरीके से पूरा इसका एक चक्कर लगा के और फिर अपने स्थान पे पहुंचेगा तो कहलाएगा परिक्रमण। और जब ये केवल अपने स्थान पे ही इस तरीके से रोटेट होगा तो इसको नाम दिया जाएगा घूर्णन। तो दो तरह की गतियां पृथ्वी भी करती है। एक तो ऐसे ऐसे घूमती रहती है और साथ में इसका चक्कर भी ऐसे लगाती रहती है, तो इसको नाम दिया जाता है, ये जो चक्कर पूरा इस सूर्य का लगा रही है तो इसको नाम दिया जाएगा परिक्रमण। और जो अपने स्थान पे ही घूमती रहती है इसको नाम दिया जाएगा घूर्णन। जैसे ग्लोब जो होता है, अभी तो इधर आपको दिखा नहीं सकते कि ग्लोब जो है रखे नहीं है, ठीक ना। तो जो ग्लोब अपने इस तरीके से हम घुमा देते हैं तो पूरा घूमता ही रहेगा, वो क्या कहलाएगा। ये आपके लिए हम जो है यहाँ पे इधर जो देख पा रहे हैं आप, जो अभी हम यहाँ सेट किए हैं एक फोटो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्कर काट रहा है तो ये कहलाएगा ये कहलाएगा घूर्णन। और इसके बाद जो ये चक्कर काट रहा है इस तरीके से पृथ्वी जो है यहाँ जो घूम रही है, ठीक ना, ये क्या है, ये आपका इस चित्र से आपको पूरा समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, परिक्रमण है और ये क्या है, ये घूर्णन है। तो इस तरीके से ये चक्कर लगाता है और एक जो है इसका यही काम है। तो यहाँ पे हम सन दिखा देते हैं, चारों तरफ इसके अर्थ दिखा देते हैं जो इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो यहाँ से ये जो है क्या करती है, पूरी तरीके से एक तो परिक्रमण वाली गति और एक जो है क्या रहेगी, घूर्णन वाली गति। तो दो तरीके की गति जो है पृथ्वी करती है। अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा चक्कर लगाने में, पूरा का पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर अगर ये पूरा लगा के ऐसे आती है तो 365 दिन लगता है। लेकिन जब ये यहाँ पे केवल गति करती है वेस्ट टू ईस्ट में, तो यहाँ जो इसकी गति होती तो एक चक्कर पूरा, जैसे यहाँ पे अगर एक हम बिंदु लगा दें और एक घूम इस तरीके से एक सर्कल है और ये पूरा घूम के आने में इसको फिर से कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे का। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन गति इसकी है, जो घूर्णन गति, ये घूर्णन गति एक पूरा करने में इसको कितने समय लगता है, तो 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय लगता है। कितना जो है घूम के आ रही है, 360 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360 बटे में 24, और इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक ना। क्योंकि यहाँ जब हम देखेंगे तो इसको हम काट सकते हैं तो ये 15 आ जाएगा इसका, ठीक ना। और यानी कि एक घंटे बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री जो है घूम रही है। एक घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है पृथ्वी हमारी, ठीक ना। अब ये जो 15 डिग्री पूरी घूम रही है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री का अंतर है, और अगर 30 डिग्री का अंतर है यहाँ पर तो इसका मतलब है कि पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तो यहाँ तक जो है 2 घंटे का समय लगेगा। ये टोटल 2 घंटे का समय है। यही कारण है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 30 डिग्री का अंतर है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले क्यों दिख जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद क्यों दिखता है।
तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी। क्या होगा कि यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी में 30 डिग्री का अंतर है, तो 2 घंटे का समय लगेगा। इसी कारण से सूर्य यहाँ दिखाई दिया अगर 5 बजे, यहाँ 5 बजे अगर सूर्य दिखाई दिया तो यहाँ आने में इसे 7 बज जाते हैं। अब 7 बज जाते हैं, इसको सुबह का समय है, तो हमारे देश में 2 समय दिखता और ये समस्या हो जाती कि कहीं जो है 5 बज रहे हैं, कहीं 7 बज रहे हैं। तो इसी कारण से हमारे देश में एक मानक समय रेखा खींची गई। यहाँ से एक मानक समय रेखा खींची गई 82.30 मिनट्स की, ये एक रेखा खींची गई। और ये जो रेखा खींची गई है, ये हम आपको बताए थे कौन कौन से राज्य से, तो वो मुझ इसकी ट्रिक है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक ना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यही जो है अब यहाँ से 1 घंटे बढ़ाकर और यहाँ से 1 घंटे घटाकर, जब हमारे हम देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि 5 बजे सूर्योदय होता है, ये तो समय हमेशा बदलता रहता है। ठीक ना, इसको मोशन ऑफ अर्थ जब कभी डिटेल में आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा। लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि जब हम यहाँ देखते हैं कि अगर 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो यहाँ से 1 घंटा बढ़ा के और इधर से 1 घंटा घटा के टोटल जो है पूरे भारत की जितनी घड़ियाँ हैं सब जगह जो है किस समय पे इसको मानक समय रेखा के अनुसार दर्शाया जाता है, तो उसको 6 बजे दर्शा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से निश्चित एकदम नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। ऐसे ही 1 घंटे इधर से घटा के 1 घंटे इधर से बढ़ा के हमेशा जो है वो किया जाता है। ठीक ना, तो इसी कारण से ये मानक समय रेखा जो है ये यही चीज़ जो है बताने के लिए इसमें खींची गई है। यही कारण है कि 2 घंटे लेट जो है यहाँ पे सूर्योदय होता है इधर गुजरात में और यहाँ पहले, यही जो है रीजन था इसमें जो क्वेश्चन रहता है। दूसरा जो इस चैप्टर में है वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो दूसरा इसमें अभी एक पड़ोसी देश जितने हैं उसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक है बचपन से MBA करना। बचपन से MBA या बचपन में MBA, दोनों ट्रिक से निकलेगा। पड़ोसी देशों के लिए, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रिक रहेगी। बचपन से MBA करना मेरा सपना था, ऐसी ट्रिक है। तो ये क्या है, ये है ट्रिक जो है ये पड़ोसी देशों के लिए है, तो बाद से हो जाएगा बांग्लादेश, और इससे हो गया चा से चीन, ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया नेपाल। यम से हो गया म्यांमार, और बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। ठीक, ये तो पड़ोसी देश हैं, लेकिन अभी ये याद रखना है कि ये जितने पड़ोसी देश हैं ये सभी के सभी स्थलीय हैं। जलीय पड़ोसी देशों को याद रखना है, तो जो जलीय पड़ोसी देश हैं वो जैसे हमारा भारत देश ये है, तो इसमें हम अभी केवल क्या देखे हैं, अभी हम इसमें केवल देखे हैं स्थलीय पड़ोसी देशों को। ये जो ट्रिक है ये स्थलीय पड़ोसी देशों को बता रही है। इधर बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे चीन है, यहाँ पे पाकिस्तान है,
यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ भूटान है, और एक जो बच रहा है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, यहाँ थोड़ा सा लिखा लगा हुआ है। तो ये जो है पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये 7 है, टोटल 7 हैं। तो 7+2 का कॉन्सेप्ट होता है 7 स्थलीय और 2 जली। 2 जली कौन कौन है? तो एक है मालदीव, एक कौन है? मालदीव है, और एक बेचारा यहाँ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम है श्रीलंका। ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे पाक जल संधि है, यहाँ नीचे देखेंगे आप तो पाक जल संधि और म्यांमार, यहाँ पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक ना। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका के बारे में अगर बात करें, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक ना। ये हमारे भारत से क्यों हमेशा जुड़ा हुआ रहता है? क्योंकि हमारे भारत का समुद्री मील जो है वो 12 नॉटिकल माइल और फिर साथ साथ में 200 समुद्री मील तक हमारा जो है अधिकार क्षेत्र माना जाता है। तो इसके बीच में आता है, इस कारण से जो है हम इसको हमेशा अपने साथ जो है अपने भारत देश के साथ इसको बनाते रहते हैं। इसके भी रीजन माने जाते हैं कि इसी कारण से इसको बनाया जाता है। तो ये तो इस चैप्टर में था। इस चैप्टर में अब इसी कारण से इस जो हमारा भारत देश है इसका ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये नीचे वाला, दूसरे चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसी कारण से इसका बहुत ही महत्व रहा है। यहाँ से ये यूरोपीय देश जितने हैं उनको एशियाई देशों से जोड़ने का काम करता है, एशियाई देशों से जोड़ने का काम करता है। इसी कारण से इसका जो है महत्व ज़्यादा है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है कि जो इसका नाम रखा गया है, जो सागर था यहाँ पे ये हिंदुस्तान कहा जाता था, तो इसी के आधार पे हो गया हिंद, और ये क्या हो गया? महासागर, ठीक ना। तो हिंद महासागर जो है इसका नाम पड़ गया। ये क्यों पड़ा है? क्योंकि भारत का महत्व इतना ज़्यादा था कि इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। सागर तो बहुत सारे हैं, सागर मतलब दक्षिण चीन सागर अलग अलग देशों के नाम पे पड़े हैं, लेकिन महासागर बाकी किसी दूसरे देश के नाम पे नहीं पड़ा हुआ है। वो इकलौता भारत ही है जिसके इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से महत्व के कारण ही इसका नाम पड़ गया था हिंद महासागर। तो ये दर्शाता है कि पहले के समय में ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध भारत देश था। और ये सच्चाई भी है कि जहाँ यूरोपीय देशों में 33% केवल और केवल व्यापार जो है भारत का होता था। अगर यूरोप में अगर यूरोपीय देशों में बाजार लगी हुई है और सभी सामान बिक रहे हैं, तो वहाँ अगर 100 सामान बिक रहे हैं तो 100 सामान में 33 यानी कि 33 सामान केवल और केवल भारत के होते थे। एक कब की बात है? जब यहाँ पे यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग से नहीं आए थे, उससे पहले की घटना है। और जब वो आए और उसके बाद यहाँ व्यापार किए 1947 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाते हैं, उस समय हमारे देश का व्यापार केवल 1% बचा, और आज भी हम इसे 2.43% के आसपास केवल ले जा सके हैं। अभी तक 3% भी नहीं आया, उस समय 33% था। और इसी कारण से इतना ज़्यादा जो है इनके वजह से हम लोगों को जो आर्थिक रूप से हानि हुई है। तो ये चीज़ जो है इसमें है। तो बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है। अभी हम दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसको अब हम चाहते हैं कि इसी में या स्टार्ट कर दिया जाए या फिर अगले चैप्टर में स्टार्ट किया जाए, मतलब अगले क्लास में। क्योंकि अगर इसी में स्टार्ट करेंगे तभी स्टार्ट करते करते इसमें काफ़ी समय जो है चला जाएगा। फिर तो इसमें कुछ उसकी बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में जो है इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं आप लोगों से, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग जवाब देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का
सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम पूर्वी पश्चिमी, ये थोड़ा सा छूट भी रहा था और क्वेश्चन के साथ याद भी आ गया, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये सबसे उत्तरी भाग है, इसको नाम दिया जाता है इंदिरा कोल। यहाँ पे है सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी। यहाँ ये अंडमान निकोबार, ये थोड़ा नीचे तक फैला हुआ है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो माना जाता है उसको नाम दिया जाता है इंदिरा पॉइंट। 2002 में आई सुनामी के कारण जो है क्या हो गया था, डूब गया था। यहाँ है वही जो नाम अभी आपको बताए थे, लोहित इसको गौहर माथा भी कहते हैं, और इधर है किबिथु। ठीक ना, ये जो इसके इधर ए रहेगा पूर्वी, ए रहेगा आपका उत्तरी, ए रहेगा दक्षिणी, और ए रहेगा पश्चिमी। सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, ये जो है इसके क्या है, स्थान है। ठीक, तो ये भी आपको बताना है। साथ में अब एक क्वेश्चन है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, जलीय कितना है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और पड़ोसी देशों के नाम, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर का जो नाम है भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है चैप्टर, बस इसमें जितनी बेसिक बातें हैं उनको आप इस क्लास में देख लेंगे, अगले क्लास में हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाना नहीं, अभी यही बेसिक बातें ही आप लोगों को ध्यान देना है, कोई क्लास से हटेगा नहीं। तो इसमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहली बात, ये हम जानते हैं कि भारत ऐसा देश है जिसे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब हुआ विविधताओं का देश। यहाँ अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, और मनुष्य में भी कई प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ यहाँ हैं। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भी हो चुका है, सबसे अधिक जनसंख्या है। पहले चाइना था, अभी हो गया है भारत देश। साथ में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि इसको हम एक महाद्वीप कह सकते हैं, लेकिन है नहीं। तो यहाँ ऊपर देखेंगे कि ये क्या है, ये सभी पर्वत हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, ये सभी क्या हैं, इधर पर्वत हैं। फिर बीच में आता है कुछ मैदानी भाग, इधर ये बीच में मैदानी भाग आ जाएगा, भाबर का मैदान, ठीक ना। ये इधर जो है आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब जो है इस तरीके से बटा हुआ है। फिर यहाँ बीच में कुछ पर्वत और पठार आएंगे। यहाँ छोटा छोटा आएगा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, इस तरीके के कई पठार हैं। बीच बीच में यहाँ आप देखेंगे तो कुछ जो है
पहाड़ियाँ भी हैं, विंध्यन पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, इस तरीके की कई पहाड़ियाँ हैं, अजंता बालघाट, सबको देखेंगे हम लोग डिटेल में, सब कवर किया जाएगा। साथ में यहाँ देखेंगे तो फिर से यहाँ मैदान देखने को मिल जाता है, यहाँ मैदान फिर से देखने को मिल जाता है, क्योंकि नदियाँ इधर आती हैं तो इधर मैदान फिर से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ फिर आप नीचे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर यहाँ लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से भारत को विविधताओं का देश हम कहते हैं, यही कारण है, इसी कारण से इसे जो है विविधताओं का देश कहा जाता है। अब आप देखिएगा कि टोटल सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा मैदान है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैदान है, मैदान 43% है, 43%। फिर 27% क्या है इधर, 27% पठार है, और फिर जो है 10% पर्वत और 10% पहाड़ियाँ, ये जो है इस तरीके से फैला हुआ है। ये पूरे भारत का भौतिक स्वरूप है, ये मैदान, ये पठार, ये रहा पर्वत, और ये पहाड़। पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है, तो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, पहाड़ियाँ कुछ छोटी छोटी होती हैं, तो उनको नाम दिया जाता है। पठार क्या होते हैं, तो पठार भूमि का उठा हुआ वह भाग जिसकी चोटी जो है समतल हो, और पर्वत में क्या है, भूमि का उठा हुआ भाग लेकिन जो है चोटी नुकीली हो, ठीक ना। तो इसे जो है कहा जाता है पर्वत और पठार, इस तरीके से अलग अलग इसमें डिवाइड किए जाते हैं, और उनकी संरचना के आधार पे जो है उनको अलग किया जाता है। तो इसी को पूरा हम लोग अब अगले क्लास से इसको स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर 2 के नाम से जाना जाएगा। अभी इसमें पहले का ही बाकी था तो इसमें काफ़ी समय लग गया, तो इसी वजह से अब इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास 10th वालों के लिए भी काफ़ी कंटेंट वगैरह बनाने हैं, और आप लोगों का ये जो आगे सैटरडे और संडे आएगा, तो इसमें आप लोगों के लिए कोई भी क्लास 1, क्लास 9th और 10th की इस तरीके की नहीं होने वाली है, लेकिन क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। प्रैक्टिस में आपके पिछले साल के जो क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये चीज़ जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, वो लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस वगैरह के लिए अगर क्लास 9th वाले देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें आप लोगों के लिए अभी कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, फिर आपके लिए प्रैक्टिस लाई जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।